हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। मेरा नाम डॉक्टर विलायत खान है और मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इस लेक्चर में जितनी भी स्लाइड्स है ये डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर डिज़ाइन बुक से लिए गए हैं। सो फॉर फर्दर डिटेल यू आर रिकमेंडेड टू read relevant chapters of the book Digital Logic and Computer Design. आज के लेक्चर में हम बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन यूजिंग कर्नाप मैप पढ़ेंगे एंड पर्टिकुलर 5 वेरिएबल्स के मैप डिस्कस करेंगे। 5 वेरिएबल के मैप से रिलेटेड एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे टू सी हाउ बूलियन फंक्शंस 5 वेरिएबल बूलियन फंक्शंस कैन बी सिंप्लीफाइड। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमें बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन की क्यों ज़रूरत है। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शंस ऑफन लीड्स टू सिंपलर एंड यूजुअली फास्टर डिजिटल सर्किट्स। क्योंकि हम सिंप्लीफिकेशन में हम नंबर ऑफ लिटरल्स और नंबर ऑफ टर्म्स बूलियन फंक्शन के रिड्यूस करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ लिटरल्स वायर्स से इम्प्लीमेंट होते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स नॉर्मली लॉजिक गेट से इम्प्लीमेंट होते हैं। तो अगर हम किसी बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ लेटरल्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस करें तो जो लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंटेशन होगा बूलियन फंक्शन का उसमें वायर्स और लॉजिक गेट्स कम होंगे, so that would be simpler and faster digital circuit. तो बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने का सिर्फ कर्नाप मैप मेथड नहीं है, बल्कि और भी मेथड्स है। फॉर एग्जांपल टेबुलर मेथड है जो कि इवन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन टेबुलर मेथड इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है। लेकिन इससे पहले और लॉजिकल मैनिपुलेशन भी हैं, जो कि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन या लॉजिकल मैनिपुलेशन, जिसमें बूलियन अलजेब्रा के बेसिक थ्योरम्स और पास्टुलेट्स को यूज करके रीराइट करके आप बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो भी अच्छा मेथड है, लेकिन दैट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड समटाइम इट इज एरर प्रोन। तो फिर कर्नाप में एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिससे बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यानी चूंकि इसमें हमें पता होता है कर्नाप मैप में कि एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप कौन सा होगा, तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक एल्गोरिथमिक अप्रोच है। तो ये आपको गाइड करता है कि मतलब इसके बाद क्या करना है। तो एट द एंड इट इज गारंटीड दैट यू विल कम अप विद द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। लेकिन लॉजिकल मैनिपुलेशन में इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती। यानी एक स्टेप के बाद अगला स्टेप कौन सा होगा ये पता नहीं होता। तो और कभी कभार एक सिंपल बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते वक्त बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और कभी कभार आप गलती भी कर जाते हैं। तो कर्नाप मैप बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक अप्रोच है और बहुत अच्छा अप्रोच है। अच्छा, तो के मैप सिंप्लीफिकेशन के दौरान कुछ रूल्स को सामने रख के हमने के मैप बनाने होते हैं और उनकी ग्रुपिंग करनी होती है और बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाई करना होता है। तो सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि बूलियन फंक्शन जिस फॉर्म में भी हो, एक ट्रुथ टेबल के फॉर्म में हो या सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो उस बूलियन फंक्शन को देखते हुए हम के मैप में जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम 0 या 1 से मार्क करते हैं। तो जो मिन टर्म्स लेट से जो मिन टर्म्स किसी बूलियन फंक्शन का हिस्सा है, तो हर एक मिन टर्म से रिलेटेड एक सेल होगा के मैप में, तो करस्पॉन्डिंग सेल को हम 1 से मार्क करते हैं। जो मिन टर्म्स बूलियन फंक्शन का हिस्सा है हम उन सारे मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग सेल्स को 1 से मार्क कर देते हैं, और जो मिन टर्म्स उस बूलियन फंक्शन का हिस्सा नहीं है हम उनको 0 से मार्क करते हैं। और फिर ये मार्किंग के बाद हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग के रूल्स कुछ यूं हैं। ग्रुपिंग्स कैन कंटेन ओनली वंस, यानी हम जो सेल्स 1 से मार्क किए गए हैं सिर्फ हम उनके ग्रुप्स बना सकते हैं। ग्रुप में हम नंबर ऑफ सेल्स इंक्लूड करते हैं और उनमें नाइबरहुड या एडजेसेंसी की डेफिनेशन का ख्याल हम रखते हैं। तो कोई भी दो सेल्स आपस में नाइबर्स होते हैं या एडजेसेंट होते हैं अगर उनमें सिर्फ एक लिटरल का डिफरेंस हो, यानी बाकी सारे लिटरल्स एक जैसे हो लेकिन जस्ट एक लिटरल
एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। यानी फॉर एग्जांपल एक में x है तो दूसरे में x प्राइम है, सो सिर्फ ये x या x प्राइम का डिफरेंस होना इसका मतलब है कि दो सेल्स आपस में नाइबर्स है या एडजेसेंट है। तो किसी भी ग्रुप में जो सेल्स हम इंक्लूड करते हो आपस में नाइबर्स होने चाहिए। तो नाइबर्स नॉर्मली जो राइट एंगल्स से यानी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो नॉर्मली वो सेल्स आपस में एडजेसेंट होते हैं। अगर एक खास तरीके से सेल्स को मोमेंटम्स असाइन किए जाते हैं के मैप के ऊपर, तो नॉर्मली डायगोनल्स में जो सेल्स होते हैं वो आपस में नाइबर्स नहीं होते। तो तीसरा रूल ये है कि द नंबर ऑफ वंस और स्क्वायर्स इन अ ग्रुप मस्ट बी अ पावर ऑफ 2, यानी जो ग्रुपिंग के दौरान एक ग्रुप में हम नंबर ऑफ सेल्स इतने शामिल कर सकते हैं कि वो उस नंबर को, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है किसी ग्रुप में, वो हम 2n के फॉर्म में हम लिख सके, यानी 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यानी इसको दूसरे अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि किसी ग्रुप में हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं वो 2^0 यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। फिर आगे फोर्थ रूल यू है, द ग्रुप्स मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी हम किसी ग्रुप में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स शामिल करें तो बेहतर होगा। वो सेल्स सारे नाइबर्स होने चाहिए और उनकी तादाद 2^n के फॉर्म में हम लिख सके। तो अगर इन दो रूल्स के होते हुए हम किसी ग्रुप को जितना बड़ा बना सकते हैं तो हमें बड़ा बनाना चाहिए। ग्रुप्स कैन ओवरलैप एंड रैप अराउंड द साइड्स ऑफ द के मैप, यानी किसी ग्रुप में ऐसे भी सेल्स होने चाहिए जो पहले से हो सकते हैं, जो पहले से किसी ग्रुप का हिस्सा है, यानी ग्रुप कैन ओवरलैप, यानी कुछ दो ग्रुप्स अगर हम बनाते हैं तो ये भी हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स में कुछ सेल्स कॉमन हो, यानी जो एक सेल से एक ग्रुप के साथ भी बिलोंग करता हो और दूसरे ग्रुप के साथ भी बिलोंग करता हूं। किसी ग्रुप में ऐसे भी सेल्स हो सकते हैं जो कि आपस में फिजिकली एक दूसरे को टच ना कर रहा हो, यानी फॉर एग्जांपल कर्नाप मैप के एक कॉर्नर में फॉर एग्जांपल सेल्स हैं और दूसरी कॉर्नर में भी सेल्स है, तो वो भी नाइबर्स हो सकते हैं, इवन कि दे आर फिजिकल नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, लेकिन उनकी जो एडजेसेंसी की जो डेफिनेशन है कि उनमें एक लिटरल का डिफरेंस हो, तो हो सकता है वो फिजिकली एक दूसरे को टच ना कर रहा हो लेकिन फिर भी उनके बीच में जस्ट एक लिटरल का डिफरेंस हो, सो दे आर लॉजिकली नाइबर्स टू ईच अदर। तो हम ऐसे सेल्स को भी शामिल कर सकते हैं जो कि मतलब एक दूसरे से फिजिकली दूर हो लेकिन फिर भी वो नाइबर्स हो सकते हैं। ए ग्रुप मस्ट कंटेन एटलीस्ट अ न्यू स्क्वायर, यानी किसी जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सारे सेल्स उसमें शामिल हम करते हैं तो पहले से किसी और ग्रुप के हिस्से हैं, तो कम से कम एक सेल उसमें नया होना चाहिए तो हमारा वैलिड ग्रुप होगा। इन सारे रूल्स को सामने रख के हम 5 वेरिएबल्स की प्रैक्टिस करेंगे, 5 वेरिएबल के मैप पढ़ेंगे कि उसमें कितने सेल्स होते हैं। तो हम देखेंगे बूलियन फंक्शन को हम 5 वेरिएबल के मैप से कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ऐसे बूलियन फंक्शन जिसमें 5 वेरिएबल्स होते हैं, 5 वेरिएबल बूलियन फंक्शंस को हम 5 वेरिएबल के मैप से सिंप्लीफाई कर सकेंगे। तो 5 वेरिएबल के मैप में टोटल जो मिनटर्म्स होते हैं हमारे पास 32 है, क्योंकि 5 वेरिएबल बूलियन फंक्शंस के टोटल मिनटर्म्स हमारे पास 32 है, जिस तरह 4 वेरिएबल के बूलियन फंक्शंस में हमारे पास टोटल मिनटर्म 16 थे, 2^4, तो यहाँ पर 2^5 होगा, यानी 5 वेरिएबल। तो 32 हमारे पास मिनटर्म्स होंगे और हमारे पास इसी तरह हमारे पास जो कर्नाप मैप होगा उसमें 32 सेल्स होंगे, क्योंकि हर एक सेल के लिए एक मिनटर्म है या हर एक मिनटर्म के लिए एक सेल होगा, तो 1 मिनटर्म पर सेल का मतलब है कि 32 सेल्स है हमारे पास, तो 32 मिनटर्म्स है या 32 मिनटर्म्स है तो 32 सेल्स हमारे पास के मैप में होने चाहिए। तो 32 सेल्स हमारे पास के मैप में है, तो इसको हम इसी शक्ल में यानी 4x8 मैट्रिक्स में हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। के मैप की ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉर्मली डिजिटल लॉजिक डिजाइन बुक में जो मॉरिस मानू की किताब है उसमें नॉर्मली ये शक्ल दी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी आप सेल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सेल की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह है कि 32 सेल्स है हमारे पास यहाँ पर, और सेल्स को मिन टर्म्स में जो हम असाइनमेंट करते हैं तो हमने इस तरह की है कि ये सेल नंबर जो पहला सेल है दैट इज असाइन टू मिनटर्म 0, मिनटर्म 1, मिनटर्म 2, मिनटर्म 3, और फिर इसी रो में मिनटर्म 4, 5, 6, 7, मिनटर्म 8, 9, 10, 11 और मिनटर्म 12, 13, 14, 15। तो इसी तरह हमारे पास 32 मिनटर्म्स है, यानी मिनटर्म 0 से लेकर 31 तक की टोटल 32 मिनटर्म्स है, 32 सेल्स है हमारे पास, हर एक सेल को हमने एक मिनटर्म असाइन किया गया है।
तो ये असाइनमेंट आपको दूसरे बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंट भी नजर आ सकता है, मतलब ये इसकी सिर्फ ये यूनिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो यानी मतलब हर एक सेल को एक मिनटम असाइन करना, ये ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा फिजिकली एक दूसरे को टच करने वाले सेल्स आपस में लॉजिकली नाइबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमारे पास जो भी सेल्स फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल नंबर 2 एंड 3 ये आपस में फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली, तो ये आपस में नाइबर्स है। इसी तरह सेल नंबर 3 एंड 11 ये वर्टिकली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये आपस में नाइबर्स है। और डायगनली सेल नंबर 2 एंड 11 ये डायगनल पोजिशन पर है, तो ये एक दूसरे के नाइबर्स नहीं है। तो एक तो इसमें जितनी भी सेल्स है जो फिजिकली साइड बाय साइड है वो आपस में नाइबर्स है। इन एडिशन टू दैट जो लॉजिकली एक दूसरे के नाइबर्स है, फॉर एग्जांपल ये सेल नंबर 4 है और ये सेल नंबर 0 है, तो इनके मिन टर्म्स में जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस है, तो दैट्स व्हाई सेल नंबर 4 इज एक नाइबर्स और एडजेसेंट टू सेल नंबर 0। तो हमारे पास इस ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली जो एक दूसरे को टच कर रही है आपस में नाइबर्स है, इन एडिशन टू दैट जो लॉजिकली एक दूसरे के नाइबर्स है वो भी आपस में एडजेसेंट है। तो ये तो एडजेसेंसी की डेफिनेशन है कि कब हम दो सेल्स आपस में नाइबर्स कंसिडर करेंगे, लेकिन इस एडजेसेंसी की एक और डायमेंशन भी है, यानी हम इन इस पूरी 5 वेरिएबल के मैप को 4 वेरिएबल के मैप्स कंसिडर कर सकते हैं, यानी अक्रॉस दिस वर्टिकल लाइन ये हमारे पास एक 4 वेरिएबल के मैप है और ये हमारे पास 4 वेरिएबल एक के मैप है। तो इस 4 वेरिएबल के मैप की जो नाइबरहुड की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को भी सामने हम रखते हैं और इस 4 वेरिएबल के मैप के ऊपर भी वही डेफिनेशन आपस में सामने रखते हैं, यानी अक्रॉस दिस लाइन अगर ये 4 वेरिएबल के मैप इस 4 वेरिएबल के मैप के ऊपर हम रखें, यानी इसको एक किताब की शक्ल, ये एक पेज है ये दूसरा पेज है, तो हम किताब को अगर बंद करेंगे तो सेल नंबर 10 सेल नंबर 14 के ऊपर गिरेगा, इसी तरह सेल नंबर 11 सेल नंबर 15 को ऊपर गिरेगा, तो 11 15 के नाइबर है, 10 14 का नाइबर है, इसी तरह 9 13 का नाइबर है, और इस तरह ये पूरा कॉलम इस पूरे कॉलम का नाइबर है, ये दूसरा कॉलम इस दूसरे कॉलम का नाइबर एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो एक तो 5 वेरिएबल के मैप में अक्रॉस दिस लाइन अगर आप किताब को बंद करेंगे जो सेल्स एक दूसरे को टच करेंगे तो वो आपस में नाइबर्स है। इसी तरह हर एक 4 वेरिएबल के मैप के अंदर इंडिविजुअली अगर हम कंसिडर करें तो जो इस लाइन के अक्रॉस जो सेल्स एक दूसरे को टच कर रहे थे, फॉर एग्जांपल सेल नंबर 2 और सेल नंबर 0 आपस में एक दूसरे के नाइबर है, सेल नंबर 1 और 3 आपस में नाइबर्स है, सेल नंबर 10 एंड 8 आपस में नाइबर्स है। तो इस के मैप में 4 वेरिएबल की नाइबरहुड की डेफिनेशन भी है प्लस 5 वेरिएबल के मैप का जो नाइबरहुड की डेफिनेशन है वो भी है। और जो अगर आप कहीं पर भी भूल जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग मिनटर्म्स को लेके किसी भी दो सेल्स के मिनटर्म्स को लेके इनमें जस्ट एक लिटरल का डिफरेंस हो तो आपस में नाइबर्स है। तो इन सारे डेफिनेशन के होते हुए हम नाइबरहुड के डेफिनेशन के मुताबिक सेल्स को आपस में फाइंड करते हैं कि क्या आपस में नाइबर्स है कि नहीं है। तो ये हमारे पास साइड्स हैं, लेट्स से हमारे पास 5 वेरिएबल बूलियन फंक्शन है और वो वेरिएबल्स हमारे पास A B C D E है। तो ये दो रोज पूरे इन 8 कॉलम्स में ये जो 2 रोज है ये ए के लिए है और ये ए प्राइम के लिए है, बीच वाले 2 रोज बी के लिए हैं और ये वाला रो और ये वाला रो ये बी प्राइम के लिए है। इसी तरह ये 4 कॉलम सी के लिए हैं और इस साइड पर चूंकि सी नहीं है तो ये सी प्राइम है। नीचे से हम ये जो 4 कॉलम्स है ये डी के लिए हैं, ये 2 कॉलम्स और ये 2 कॉलम्स ये ई के लिए हैं, और जो मिसिंग है वो हमारे पास ई प्राइम और डी प्राइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो कॉलम है और ये 2 कॉलम्स और ये आखिर वाला कॉलम ये हमारे पास ई प्राइम के लिए है, क्योंकि इस साइड पर ई इन 2 कॉलम्स में नीचे से इसके ऊपर लेबलिंग नहीं है तो ये हमारे पास ई प्राइम है। इसी तरह ये 4 कॉलम्स नीचे से डी के हैं लेकिन जिनके ऊपर डी नहीं है तो ये डी प्राइम के हैं, ये 2 कॉलम्स डी प्राइम की भी हैं और ये 2 डी प्राइम की भी हैं, यानी मतलब ये जो कॉलम है ये सी का भी है और ये ई प्राइम का भी है, डी प्राइम का भी है। इसी तरह ये जो 2 पूरा रो है ये बी प्राइम का भी है और ए प्राइम का भी है। ये जो पूरा रो है ये बी के लिए भी है और ए प्राइम के लिए भी है। तो मतलब किसी रो या किसी कॉलम के एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं उसमें। तो ये 5 वेरिएबल के एमएफ है हमारे पास और इसमें मिन टर्म्स असाइन की गई हैं। तो मैं इसको एक एग्जांपल से अब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हम बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास ये एक एग्जांपल है जो 5 वेरिएबल के एमएफ
से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो बूलियन फंक्शन f1 है, ये बूलियन फंक्शन का नाम कोई और भी हो सकता है, तो कुछ और भी हो सकता है। सो हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल भी चेंज हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली हम इन साइड्स के लेवलिंग फिर अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये 5 वेरिएबल्स है और ये सम ऑफ मिन टर्म्स में ये बूलियन फंक्शन गिवन है, चूंकि इसमें टोटल मिन टर्म्स हमारे पास 0 से 31 तक हो सकते हैं। तो ये मिन टर्म्स इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है। सो इसमें ये मिन टर्म्स है, तो हम इन सेल्स के करस्पॉन्डिंग सेल्स को, यानी करस्पॉन्डिंग सेल्स जो है इन मिन टर्म से रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग सेल्स है उनको हम 1 कर देंगे, बाकी हमारे पास 0 होंगे। तो हमारे पास मिन टर्म 0 इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है, तो मिन टर्म 0 वाला जो सेल है ये 1 होगा। इसी तरह मिन टर्म 2 जो कि इसका सेल रेलेवेंट ये है, तो ये सेल हमारे पास 1 होगा। इसी तरह 4 ये सेल हमारे पास 1 होगा, 6 1 होगा, 8 1 होगा, 10 1 होगा, 12 1 होगा, 14 1 होगा, 16 1 होगा, 18 1 होगा और 20 हमारे पास, ये सेल्स हमारे पास 1 होंगे। तो सबसे पहले हम इन सारे सेल्स को, इनकी जो नंबरिंग है उसको हम हटा देते हैं और फिर बूलियन फंक्शन के जो रिप्रेजेंटेशन है सम ऑफ मिन टर्म्स में जो बूलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेड है, इन सारे मिन टर्म्स को देख के करस्पॉन्डिंग सेल्स को हम 1 से मार्क कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हमारे पास ये मिन टर्म 0 है, ये मिन टर्म 2 है, ये मिन टर्म 4 है, ये मिन टर्म 6 है, ये मिन टर्म 8 है, ये 10 है, ये 12, ये 14, ये हमारे पास 16 है, ये 18 है और ये हमारे पास 20 है। तो इन मिन टर्म्स को मैंने 1 से मार्क कर दिया। अब जो मिन टर्म्स हमारे पास मिसिंग है और ये करस्पॉन्डिंग सेल्स जो एम्प्टी सेल्स है, ये असल में उन मिन टर्म्स के लिए हैं जो इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा नहीं है। तो हम इसको 0 से मार्क कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मार्क करने की जरूरत नहीं है। वी एज्यूम कि ये जो एम्प्टी सेल्स है ये हम 0 से मार्क कर चुके हैं। तो हम अब ग्रुपिंग करते हैं, हम नाइबर सेल्स, एडजेसेंट सेल्स की ग्रुपिंग करते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने बड़े ग्रुप्स हम बना लें तो उतना हमारा बूलियन फंक्शन ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा। तो अब हमारे पास जो पहला ग्रुप हमारे पास बनता है, क्योंकि हमारे पास ये 2 सेल्स इन 2 सेल के नाइबर है, ये 2 सेल्स इन 2 सेल्स की भी नाइबर है और ये 2 सेल्स इन 2 सेल्स की भी नाइबर है। तो ये हम सारे 8 सेल्स को एक ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। हमारे पास 3 सेल्स अब रह जाते हैं। इन तीनों सेल्स को हम इनके साथ शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि हम फिर 8 सेल्स ये हैं और 3 ये हो जाएंगे, तो 11 सेल्स का ग्रुप हम नहीं बना सकते। तो ज्यादा से ज्यादा ना हम 10 का बना सकते हैं, ना हम 11 का बना सकते हैं। तो हम 8 का मैक्सिमम ग्रुप बना सकते हैं और ये 8 सेल्स आपस में नाइबर्स है। नाइबर्स क्या है? देखिए, ये सेल इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है और ये इसी का नाइबर है और ये इसी का नाइबर है और ये आपस में तो ऑलरेडी नाइबर्स है। तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये 8 सेल्स हैं और ये 8 सेल्स सारे आपस में भी नाइबर्स है, एडजेसेंट है। चूंकि हमें याद है कि हम इस 4 वेरिएबल के मैप को सामने रख के अगर हम अक्रॉस द सेंट्रल लाइन किताब को बंद करेंगे तो ये सेल इसी के ऊपर गिरेगा, ये सेल इसी के ऊपर गिरेगा। तो ये दोनों सेल्स आपस में नाइबर्स है, ये दोनों सेल्स आपस में नाइबर्स है। इसी तरह चूंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं फिजिकली, तो ये आपस में भी नाइबर्स है और ये 2 सेल्स भी आपस में नाइबर्स है। अब जरा 5 वेरिएबल के मैप को देख के अक्रॉस 10 लाइन अगर हम किताब को बंद करेंगे तो ये सेल इसी के ऊपर गिरेगा, तो ये आपस में नाइबर हुआ, ये इसी के ऊपर गिरेगा, तो ये आपस में नाइबर हुआ और ये तो आपस में है ही नाइबर, ये आपस में है ही नाइबर। अब हम इस साइड पर आ जाएंगे। अब अक्रॉस 10 लाइन आप किताब को बंद करेंगे तो ये सेल इसी सेल को टच करेगा और ये सेल इसी सेल को टच करेगा, तो ये आपस में नाइबर्स हो गए और ये तो आपस में नाइबर है क्योंकि एडजेसेंट है, ये आपस में नाइबर्स है क्योंकि एडजेसेंट है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो 8 सेल्स है ये आपस में फिजिकली एक दूसरे के नाइबर है और हम 8 का ग्रुप बना सकते हैं क्योंकि 2⁻³ इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास एक ग्रुप बन गया। अब इसी ग्रुप का एक प्रोडक्ट टर्म हम बनाएंगे। तो इस पूरे ग्रुप में कौन से लिटरल्स कॉमन है? देखिए, हमारे पास ए प्राइम एक ऐसा लिटरल है जो कि इस पूरे ग्रुप को कवर करे। देखिए, ए प्राइम इन 2 रोज को कवर कर रहे हैं, तो इन 2 रोज में जितनी भी सेल्स है तो इनको कवर कर रहा है, क्योंकि ए प्राइम इस पूरे 2 रोज में कॉमन है। तो एक तो हमारा इस प्रोडक्ट टर्म का जो लिटरल है वो एक तो ए प्राइम हुआ। अब इसके बाद हम और लिटरल्स ढूंढेंगे कि क्या इसके अलावा, ए प्राइम के अलावा और लिटरल्स है जो इस पूरे ग्रुप को कवर कर रहा है। तो जरा देखें, हमारे पास ई प्राइम ऐसा लिटरल है। देखिए, ई प्राइम इधर भी है जो कि इस पूरे कॉलम को कवर कर रहे हैं और ई प्राइम इधर भी है, ई प्राइम इधर भी है और ई प्राइम इधर भी है। तो ई प्राइम इज अनदर लिटरल दैट कवर्स ऑल दीज 8 सेल्स ऑफ दिस ग्रुप। तो यानी इन 8 सेल्स को के मिन टर्म्स को अगर हम लिख लें
तो एक तो ए प्राइम इसमें कॉमन होगा और दूसरा हमारे पास ई प्राइम इसमें कॉमन होगा। इसके अलावा और कोई लिटरल ऐसा नहीं है जो कि इस पूरी ग्रुप को कवर कर रहा हो। तो एक तो आप इन साइड्स को देख के आप लिटरल डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड है और अगर आप इसमें ये लेबलिंग साइड्स को देख के अगर आप प्रोडक्ट टर्म कंप्यूट नहीं कर सकते, तो आप इन सेल्स के करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को लिख लें और उसमें जो कॉमन लिटरल्स है, इन्हें जो सारे मिन टर्म्स में कॉमन लिटरल्स है, बस उनको अलग करके एक प्रोडक्ट टर्म बनाए। तो ए प्राइम ई प्राइम हमारे पास इस पूरी ग्रुप का एक प्रोडक्ट टर्म बन जाएगा। प्लस हमें चूंकि और भी सेल्स है जो कि अभी इस वक्त किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो हमें इनके लिए भी ग्रुपिंग करनी है। तो अगला हमारा जो ग्रुप बनेगा वो हमारा ये ग्रुप बनेगा। देखें ये सेल इसी सेल का नाइबर है, चूंकि अगर हम इस 4 वेरिएबल के मैप को, ये जो अलग 4 वेरिएबल का के मैप अक्रॉस दिस हॉरिजॉन्टल लाइन अगर किताब को बंद करेंगे तो ये सेल इस सेल के ऊपर गिरेगा, इसको टच करेगा, तो ये आपस में नाइबर्स है। इसी तरह अगर हम इस 5 वेरिएबल के मैप में अक्रॉस दिस सेंट्रल लाइन अगर किताब को बंद करेंगे तो ये सेल इसी सेल के ऊपर गिरेगा, तो ये सेल इस कॉर्नर के सेल के बिल्कुल नाइबर है, ये इसी का नाइबर है और ये इसी का नाइबर है। तो ये 4 सेल्स आपस में नाइबर है, एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है। तो हम इन चारों सेल्स को एक ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। हम इस सेल को नहीं कर सकते क्योंकि 5 का हम ग्रुप नहीं बना सकते, तो हमारे पास ये 4 सेल्स एक ग्रुप बना लेगा और इन चारों सेल्स जो एक ग्रुप बनाता है इसमें हम कॉमन लिटरल्स को अब हम देखेंगे कि कौन से लिटरल्स हैं ऐसे जो इस पूरी ग्रुप में इस पूरी ग्रुप को कवर कर रहे हैं। तो देखें सबसे पहले हमारे पास देखें हमारे पास इन दो सेंट्रल रोज को बी कवर कर रहा है और इस अपर और लोअर रो को बी प्राइम कवर कर रहा है। देखिए बी इस साइड में इन दो सेल्स रोज को कवर करें और बी प्राइम इधर भी मिसिंग है इधर भी मिसिंग है, तो बी प्राइम इस पूरे रो को कवर कर रहा है, बी प्राइम इस पूरे रो को कवर कर। इसका मतलब है कि ये जो 4 सेल्स है इस ग्रुप के, एक तो बी प्राइम इसमें कॉमन है, तो एक बी प्राइम हमारे पास लिटरल बन जाएगा इस प्रोडक्ट टर्म का। इसके अलावा हम जरा और देख लें, एक तो हमारे पास ई प्राइम भी इसमें कॉमन है। देखिए ई प्राइम इस पूरे कॉलम को कवर कर रहा है, ई प्राइम इस पूरी कॉलम को भी कवर कर रहा है, तो इन चारों सेल्स में ई प्राइम भी कॉमन है, तो ई प्राइम हमारा और अगला लिटरल बन जाएगा। इसके अलावा हमारे पास देखिए डी इन चारों सेल्स को कवर कर रहा है और डी प्राइम इन 2 सेल्स के लिए भी है और डी प्राइम इन 2 सेल्स के लिए भी, जिसमें ये चारों सेल्स आ जाते हैं, तो डी प्राइम इज अनदर लिटरल जो कि इस पूरे ग्रुप में कॉमन है। तो बी प्राइम ई प्राइम डी प्राइम हमारे इस 4 सेल्स के ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म हमारे पास बन जाएगा। अब इसके अलावा हमें ग्रुपिंग का सिलसिला मजीद कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारे पास एक्सेल और भी हैं जो कि जिसका वैल्यू 1 है, लेकिन अभी तक इसको हमने किसी ग्रुप में शामिल नहीं किया। अब हम चाहे तो इस सेल का एक ही ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा एक रूल ये है कि हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए, जितने ज्यादा सेल्स उसमें हम शामिल कर सके तो हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए। अब हमारे पास ये सेल है लेकिन हम इस सेल को इसके साथ कंबाइन करके ग्रुप बना सकते हैं, तो हम 2 का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन वी कैन डू बेटर देन दिस। देखिए हमारे पास इस लेफ्ट साइड के 4 वेरिएबल के एमएफ को अगर हम देखें तो हमारे पास ये सेल इसी का नाइबर है, ये सेल इसी का नाइबर है, ये इसी का नाइबर है और ये इसी का नाइबर है, तो हम इन चारों को कंबाइन करके ग्रुप बना सकते हैं। तो हमारे पास ग्रुप कुछ यूं होगा, इन चारों सेल्स को कंबाइन करके हमारे पास एक और ग्रुप हम बना लेंगे और इसका जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा ये भी हमारे पास 3 लिटरल वाला प्रोडक्ट टर्म बनेगा। देखिए हमारे पास सबसे पहले एक तो बी प्राइम इस पूरे सेल पूरे ग्रुप को ये जो 4 सेल्स है ये चूंकि बी प्राइम वाले रोज में आ रहा है तो बी प्राइम इसका एक प्रोडक्ट टर्म बनेगा। इसके अलावा हमारे पास जरा देखें ये पूरा साइड सी प्राइम के नीचे आता है, यानी जो 4 सेल्स है ये सी प्राइम के अंडर भी आते हैं, तो सी प्राइम इज अनदर लिटरल जो कि इस पूरी ग्रुप में कॉमन है। इसके अलावा ई प्राइम है, देखिए ई हमारे पास इन 2 सेल्स को भी कवर करे इन 2 सेल्स को भी कवर करे, जो बाकी मिसिंग सेल्स है इन सब में ई प्राइम कॉमन है। देखिए ई प्राइम इधर भी कॉमन है, ई प्राइम इधर भी कॉमन है, तो ई प्राइम इज अनदर प्रोडक्ट टर्म। इसके अलावा हमारे पास और कोई प्रोडक्ट टर्म ऐसा नहीं है, लिटरल ऐसा नहीं है जो कि इस पूरे ग्रुप में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डी की बात करें तो देखिए डी इन 2 सेल्स में कॉमन है लेकिन बाकी 2 सेल में डी नहीं है, तो डी इज नॉट कॉमन इन दिस ग्रुप। इसी तरह अगर हम डी प्राइम की बात करें, देखिए डी प्राइम इधर तो है लेकिन इस इन 2 सेल्स में कॉमन नहीं है, तो ओनली बी प्राइम सी प्राइम इन ई प्राइम is the term that is common in all these 4 cells। तो हमारे पास अब ग्रुपिंग का सिलसिला कंप्लीट हुआ और ये हमारे पास जो बूलियन फंक्शन है ये सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन है। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। थैंक यू।